हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे आप लोगों के लिए फिल्म से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल पाया। अब चूंकि वो रीजन समाप्त हो चुके हैं, इसलिए आगे से आपको मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब चूंकि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए प्रीलिम्स से रिलेटेड जो वीडियोस मुझे बनाने थे वो अभी मैं कुछ समय के लिए रोक रहा हूं और वापस मेंस पर लौट रहा हूं। दोस्तों, आपके मेंस का जो पेपर थर्ड है उसकी एक यूनिट है यूनिट 4, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। इस यूनिट से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुका हूं और आज पुनः इस यूनिट को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है कंप्यूटर की पीढ़ियां। ये आपकी यूनिट 4 का टॉपिक है पेपर थर्ड में, और ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके वेरी शॉर्ट या लॉन्ग तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंप्यूटर की पीढ़ियां। दोस्तों, कंप्यूटर का जिस तरह विकास हुआ है उसके आधार पर हम कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभाजित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसको मोटे तौर पर हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका प्रथम पीढ़ी, उसके बाद आता है आपका द्वितीय पीढ़ी, फिर आता है आपका तृतीय पीढ़ी, उसके बाद आती है आपकी चौथी पीढ़ी, और फिर आती है आपकी पंचम यानी 5वीं पीढ़ी। हम एक एक करके आज इन पीढ़ियों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार अलग अलग पीढ़ियों में कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है इसका जो समय काल है वो है लगभग 1942 से लेकर 1955 के आसपास। दोस्तों, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आपकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब्स यानी निर्वात नली पर आधारित थे। ठीक है, अर्थात जो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनके निर्माण में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। यानी जो आपके वैक्यूम ट्यूब थे वो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक थे या मेन कंपोनेंट थे। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं निर्वात नली और इसे वॉल भी बोला जाता है। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो वैक्यूम ट्यूब थे उसी पर आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये होती क्या है? देखिए, वैसे तो मैं आपको वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 का जो मेरा वीडियो था उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर यहां फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूं। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? देखिए, ये इमेज दिख रही है आपको, ये आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हैं। ये सब आपके वैक्यूम ट्यूब्स के डायग्राम है। बेसिकली जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है वो आपकी एक 2 इलेक्ट्रोडों वाली एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है। क्या होती है? ये आपके 2 इलेक्ट्रोडों वाली एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जिसके अंदर निर्वात होता है यानी वैक्यूम होता है। मतलब इसके अंदर किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता, इसके अंदर वैक्यूम होता है। जो आपकी जो निर्वात नली है यानी आपकी जो वैक्यूम ट्यूब है, इसके जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह करवाया जाता है। ठीक, जिसके फलस्वरूप जो आपकी निर्वात नली है उसमें विद्युत धारा का नियंत्रित प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कहलाती है वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली, और ये आपकी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड, और इन इलेक्ट्रॉनों के बाद इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, जिसकी वजह से इन वैक्यूम ट्यूब्स में या इन निर्वात नली में विद्युत धारा का नियंत्रित प्रवाह होता है। ठीक है, ये जो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ऐसी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किया गया था। अब आपकी जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये आकार में काफी बड़ी होती थी, यानी ये जो आपकी वैक्यूम निर्वात नली थी इनका आकार अपने आप में क्या था? काफी बड़ा था। और ऐसी हजारों बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग कहां किया गया? ऐसी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब
ऐसे सैकड़ों हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर को बनाने में, जो अपने आप में आकार में क्या है, काफी बड़ी है। तो उसका मतलब है कि जो आपकी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे उनका आकार कैसा होगा, उनका आकार भी काफी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था, और इस कारण इनका आकार क्या था, इनका आकार काफी बड़ा होता था। ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि आपके बड़े बड़े कमरों के साइज के, या बोल सकते हैं बिल्डिंगों के साइज के आपके एक कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स थे, जैसा भी मैंने आपको बताया, ये आकार में काफी बड़े थे, और ऐसे हजारों सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग कंप्यूटर को बनाने में किया गया था, जिस कारण इनका आकार कैसा था, कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा हो गया था। अब अगर किसी मशीन का आकार काफी बड़ा है, अगर आपकी मशीन काफी बड़ी है, तो ये ऑब्वियस सी चीज है कि वो मशीन क्या करेगी, वो मशीन ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करेगी, यानी उसका जो पावर कंजम्पशन होगा वो कैसा होगा, वो उसका ज्यादा होगा, उसकी ऊर्जा खपत ज्यादा होगी। सो इस वजह से क्या है, ये इनकी जो ऊर्जा खपत थी वो कैसी थी, वो इनकी बहुत ज्यादा थी। आपकी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्या लगी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, और ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करती थी, यानी पावर को कंज्यूम करती थी। सो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा खपत के कारण आपके जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये बहुत जल्दी क्या हो जाते थे, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बड़ी मशीन बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उपभोग कर रही है, पावर कंजप्शन कर रही है, तो उसका मतलब है वो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगी, यानी वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो क्या थे, वो आपके बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, इसलिए अत्यधिक ऊर्जा खपत के कारण। ठीक, अब अगर आपकी मशीन बहुत जल्दी गर्म हो रही है तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा, आपको चाहिए पड़ेगा एसी, यानी एयर कंडीशनर। सो जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये चूंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, इस कारण इन्हें एसी के बिना चलाना संभव नहीं था। यानी आपकी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको आप विदाउट एयर कंडीशनर नहीं चला सकते थे, यानी उनके संचालन के लिए एसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए आपकी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें आंतरिक मेमोरी, यानी जो उनकी इंटरनल मेमोरी है, उसके लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक मेमोरी क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको मेमोरी वाले वीडियो में बता चुका हूं। बेसिकली आपके दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक मेमोरी आपकी आंतरिक मेमोरी कहलाती है, जैसे आपके रैम और रोम। सो उस समय जो कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी थी उसके लिए किसका प्रयोग किया गया, उसके लिए प्रयोग किया गया चुंबकीय ड्रम का। ये चुंबकीय ड्रम कुछ आपके इस प्रकार के होते थे। ठीक है, इन चुंबकीय ड्रम का प्रयोग कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी के लिए किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा इनपुट और आउटपुट और डेटा भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। देखिए इनपुट आउटपुट का मतलब है कि अगर आपको कंप्यूटर को जो आप इनपुट दोगे तो आप कैसे दोगे, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ता था, उसके लिए आपको पंच कार्ड का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, इसी प्रकार आउटपुट लेने के लिए भी आपको पंच कार्ड का प्रयोग करना पड़ता था। सो कह सकते हैं कि आपका जो पंच कार्ड था ये बेसिकली आपका एक प्रकार का क्या था, ऑफलाइन डेटा भंडारण का स्रोत भी था, क्योंकि इसमें आप ऑफलाइन डेटा को स्टोर कर सकते थे। सो ये जो आपका पंच कार्ड है ये किस लिए प्रयोग में लिया जाता था, ये बेसिकली आपके जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में जो आप इनपुट आउटपुट देते थे उसके लिए आप पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका जो गणना का समय था वो था मिली सेकेंड में। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि आपकी जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो कंप्यूटेशनल टाइम था, यानी उनका जो गणना का समय था, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो समय लगता था वो था मिली सेकेंड में। देखिए देखने में मिली सेकेंड छोटा लगता है, पर अगर आप वर्तमान के कंप्यूटर से तुलना की जाए तो वर्तमान के कंप्यूटर की जो गति है वो क्या है, वो इससे कहीं ज्यादा थी। ठीक है, इसलिए ये जो आपका गणना का समय था ये क्या था, ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये आपके चूंकि मिली सेकेंड में था, सो इस वजह से ये जो आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे
देखिए जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो कैसे थे, वो आपकी बहुत धीमी गति से कार्य करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो गणना का समय था वो क्या था, वो मिली सेकेंड में था, जो आज के कंप्यूटर की जो गति के हिसाब से क्या है, काफी ज्यादा समय होता है। ठीक है, इस वजह से आपके कंप्यूटर कैसे थे, ये कंप्यूटर बहुत धीमी गति से कार्य कर देते थे। और साथ ही इनके द्वारा जो परिणाम दिया जाता था, यानी इनके द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता था, वो भी 100% सही नहीं होता था, यानी उस पर हम पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनके द्वारा जो दिया गया परिणाम होता था, ये भी कैसा था, ये भी आपका 100% सही नहीं होता था। क्लियर है? ये भी आपका 100% सही नहीं होता था। ठीक, इसके अलावा जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें सॉफ्टवेयर के लिए या बोले इनमें प्रोग्रामिंग के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो थी आपकी मशीन भाषा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि आपके जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें सॉफ्टवेयर के लिए मशीन भाषा का प्रयोग किया गया। अब ये जो मशीन भाषा है ये क्या होती है, तो देखिए थोड़ा भाषा का कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। देखिए कंप्यूटर में बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए आप जिस भाषा का प्रयोग करते हो उसके बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका निम्न स्तरीय भाषा और एक होती है आपकी उच्च स्तरीय भाषा। जो आपकी निम्न स्तरीय भाषा है इसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, और जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा है इसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपकी दो तरह की भाषा प्रयोग में आती है, एक होती है आपकी निम्न स्तरीय भाषा और एक होती है आपकी उच्च स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपकी जो निम्न स्तरीय भाषा है इसको बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें एक है आपकी मशीन भाषा, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और दूसरी है आपकी असेंबली भाषा। ठीक, यानी असेंबली लैंग्वेज। ठीक, देखिए जो आपकी मशीन भाषा है वो बेसिकली आपकी वो भाषा है जिसे आपका कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, या बोल सकते हैं जिसे आपका कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक, तो ये जो आपकी मशीन भाषा है बेसिकली कैसी भाषा होगी, ये भाषा होगी आपकी 0 और 1 के फॉर्मेट में जो आपके कोड बनते हैं, ये जो आपकी कोड बनते हैं ये बेसिकली आपके मशीन भाषा कहलाती है। और आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 को ही समझ सकता है, यानी कंप्यूटर को केवल 0 और 1 ही समझ में आता है। ठीक है, सो जो आपकी मशीन भाषा होती है वो बेसिकली आपके 0 1 के आपके जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका कोड्स हो सकता है, ऐसे अनगिनत कोड से बनकर जो आपकी भाषा तैयार होती है वो आपकी कहलाती है मशीन लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं मशीन भाषा। ठीक, अब ये जो आपकी मशीन भाषा है जैसा भी आपने देखा कि ये कैसे तैयार हो रही है, ये आपके 0 1 के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है उनसे बनके इसमें क्या हो रहे हैं, कोड बनाए जा रहे हैं, और ऐसे अनगिनत कोड्स बनाए जा सकते हैं, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। सो इस वजह से आपकी जो मशीन भाषा है वो जन सामान्य के लिए समझने के लिए उतनी आसान नहीं है, यानी यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसे सीखना चाहे तो वो इसे इतनी आसानी से नहीं सीख सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ऐसे अनगिनत कोड्स को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, जो एक जन सामान्य के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो मशीन भाषा थी उसको हर कोई नहीं सीख सकता था। ठीक है, इसके बाद जो आपकी अगली भाषा है वो कहलाती है आपकी असेंबली भाषा। देखिए जो असेंबली भाषा होती है इसके अंतर्गत बेसिकली हम न्यूमेरिक कोड्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड क्या होते हैं? देखिए न्यूमेरिक कोड बेसिकली आपके अंग्रेजी से मिलते जुलते कुछ शब्द होते हैं जिनको हम न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सब, मैंने लिखा ऐड, ठीक है, मैंने लिखा मूल। तो इस प्रकार के अनगिनत क्या होते हैं आपके न्यूमेरिक कोड्स बनाए जा सकते हैं, और इन कोड से मिलकर जो भाषा तैयार होती है वो आपकी कहलाती है असेंबली भाषा, उसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। जैसे मशीन भाषा को सीखना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, उसी प्रकार जो आपकी असेंबली भाषा है इसे भी सीखना सबके लिए पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे आसानी से नहीं सीख सकता। इसे केवल जो विशेषज्ञ हैं वो ही समझ सकते हैं। ठीक है, सो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है ये बेसिकली कैसी थी, ये समझने में हर किसी के लिए आसान नहीं थी। इसको समझने के लिए आपको विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा के बाद आपका जो अगला प्रकार था भाषा का वो है आपका उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, वर्तमान में आपने जो भी नाम सुने हुए लैंग्वेज के, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, ये जितने भी आपने नाम सुने हैं लैंग्वेज की, ये सब कैसी हैं, ये सब आपकी हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। और ये आपकी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है और आसानी से प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। तो जो निम्न स्तरीय भाषाएं और जो उच्च स्तरीय भाषा, इनका अंतर आपको समझ में आया। कि जो निम्न स्तरीय भाषाएं थी उसके अंतर्गत आपकी दो भाषाएं आती है, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मशीन भाषा 0-1 के जो फॉर्मेट से जो कोड्स बनते हैं उनसे मिलकर तैयार होती है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, इसी प्रकार जो असेंबली भाषा है वो आपके न्यूमेरिक कोड से तैयार होती है और ऐसे आपके अनगिनत कोड्स हो सकते हैं जिसको समझना सभी के लिए आसान नहीं है। वहीं दूसरी जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा है, इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और प्रोग्रामिंग कर सकता है। ठीक है, सो जो आपकी पहली पीढ़ी के जो आपका कंप्यूटर था, जो आपकी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया गया मशीन भाषा का। इसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया गया। ठीक है, सो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनकी जो भंडारण क्षमता थी यानी इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी क्या थी, वो भी कम थी। तथा इनका जो संचालन था यानी इनको जो ऑपरेट करने का काम था वो कैसा था, वो भी काफी खर्चीला था। यानी इनका जो संचालन था वो कैसा था, एक खर्चीला काम था। इनको ऑपरेट करने में काफी खर्चा होता था। क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपकी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेटरों की आवश्यकता पड़ती थी। यानी जैसे आज हम देखते हैं कि एक सिंगल व्यक्ति कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, वैसे आपके पहली पीढ़ी कंप्यूटर पॉसिबल नहीं था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको बहुत सारे ऑपरेटरों की आवश्यकता पड़ती थी। क्यों? क्योंकि आकार में काफी बड़े होते थे, एक पूरी पूरी बिल्डिंग के आकार के कंप्यूटर होते थे, इसलिए आपको इनको चलाने के लिए कई सारे ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती थी। साथ ही जो ऑपरेटर्स कंप्यूटर को चलाते थे उनके लिए भी आवश्यक था कि उनको कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा यानी जो मशीन भाषा है उसका ज्ञान हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इनको वही ऑपरेटर चला सकते थे जिनको ऐसी भाषा का ज्ञान था, यानी जिनको मशीन लैंग्वेज आती थी। तो इन सब कारणों की वजह से जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसका जो संचालन था वो कैसा था, वो काफी एक खर्चीला काम हुआ करता था। क्लियर हुआ आपको ये? इसकी कुछ और विशेषताएं, जैसे जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका जो उपयोग था वो बेसिकली किया गया आपके वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों में। ठीक, ये दो आपके उदाहरण दिए हुए हैं जो आपकी पहली पीढ़ी के हैं, जिनको आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे सीधे जो आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है उसमें आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के दो उदाहरण लिखिए, उनके नाम लिखिए। सो आपको याद रखना है कि आपका एक कंप्यूटर था एनिक जो काफी फेमस है और दूसरा था एडवेक। ये जो दो कंप्यूटर थे ये आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या है, दो एग्जांपल हैं। सो इन दो एग्जांपल को आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? सो जो पहली पीढ़ी थी वो आपको समझ में आई। देखिए ये क्या है, ये आपकी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है जो क्या है, आकार में काफी बड़ा है। क्लियर हुआ? इसके बाद अब हम आते हैं द्वितीय पीढ़ी पे, यानी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जहां तक द्वितीय पीढ़ी का सवाल है तो इसका जो समय काल है वो है आपका लगभग 1955 से 1964 के आसपास का। ठीक, देखिए दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर में की जो खास विशेषता थी वो क्या थी। जैसा भी आपने देखा कि जो आपकी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो मेन कंपोनेंट था, यानी जिस मुख्य घटक से उनका निर्माण किया गया था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली। वही जो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर का जो आपका मुख्य घटक था वो था क्या, वो था आपका ट्रांजिस्टर। क्या था?
ट्रांजिस्टर। यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए जिन वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में उन वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टरों ने रिप्लेस कर दिया। यानी उन वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया, उन वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टरों ने ले लिया। ठीक है। सो जो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनका मुख्य घटक क्या था, उनका जो मुख्य घटक था वो था ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर तैयार किए गए थे। अब ये जो आपके ट्रांजिस्टर थे ये कैसे थे, ये अपेक्षाकृत क्या थे, हल्के थे, यानी वजन में हल्के थे। ठीक है। साथ ही इनका आकार क्या था, इनका आकार भी छोटा था, आकार में भी छोटे थे। साथ ही ये जो विद्युत की खपत थे वो भी क्या करते थे, वो भी कम करते थे। यानी इनका जो पावर कंजम्पशन था वो भी क्या था, वो भी कम था। ठीक है। सो अगर आप वैक्यूम ट्यूब से तुलना करें तो जो आपके ट्रांजिस्टर थे वो कैसे थे, इनके वेट कैसा था, इनका वजन काफी कम था, हल्के थे, या आकार में छोटे थे। साथ ही इनकी जो ऊर्जा खपत थी, यानी इनका जो पावर कंजम्पशन था वो भी क्या था, वो भी कम था। ठीक है। सो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से जैसे ही ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हुआ तो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या हो गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टरों की वजह से जो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका संचालन अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में क्या हो गया, काफी आसान हो गया। ठीक है। तो जो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें क्या हुआ, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का जो संचालन था वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में क्या था, अपेक्षाकृत आसान हो गया। ठीक है। जैसे आपके जो कंप्यूटर थे दूसरी पीढ़ी के, ये कैसे थे, ये अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। अगर पहली पीढ़ी से इनकी तुलना की जाए तो ये अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। साथ ही इनके द्वारा जो परिणाम दिया जाता था वो भी कैसा था, वो भी पहली पीढ़ी की तुलना में क्या था, अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध था। यानी पहली पीढ़ी की तुलना में आप दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर ज्यादा भरोसा कर सकते थे, उनके रिजल्ट पर ज्यादा भरोसा कर सकते थे। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है। सो इन ट्रांजिस्टर का उपयोग बेसिकली आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किया गया था। देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टरों के प्रयोग से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई, तो क्रांति क्यों आई, उसका रीजन क्या था। देखिए, हुआ क्या कि जो ट्रांजिस्टर था वो आकार में कैसा था, वो आकार में छोटे थे, उनका आकार छोटा था, वो वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में काफी छोटे थे। तो इससे हुआ क्या, इससे आपके जो कंप्यूटरों का आकार था वो क्या हो गया, वो और छोटा हो गया। ठीक है। यानी आप पहली पीढ़ी से तुलना करोगे तो उनकी तुलना में अब आपकी जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार छोटा हो गया। साथ ही जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो ट्रांजिस्टर हैं वो ऊर्जा खपत कम करते थे, यानी उनका पावर कंजम्पशन कम था। तो चूंकि ऊर्जा खपत कम थी, इस वजह से जो पहली पीढ़ी में अधिक तापमान की समस्या थी वो समस्या भी क्या हुई, वो समस्या भी बहुत हद तक दूसरी पीढ़ी में कम हो गई। क्यों, क्योंकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तरह जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत नहीं करते थे, उनका पावर कंजम्पशन अपेक्षाकृत काफी कम था, जिस वजह से अधिक तापमान की जो समस्या जो आपकी पहली पीढ़ी में उत्पन्न हो रही थी वो आपकी दूसरी पीढ़ी में क्या हुई, काफी हद तक कम हो गई। ठीक है। सो इस वजह से इनकी जो विश्वसनीयता थी वो भी क्या हुई, वो भी बढ़ गई, इनकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। साथ ही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में जो आपकी लागत आती थी, यानी आपका जो लागत मूल्य था, इसमें भी क्या आई, इसमें भी कमी आई। अगर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से तुलना करें तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बनाने में जो आपकी लागत आती थी उसमें भी क्या आई, उसमें भी काफी कमी आ गई। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनको संचालित करने के लिए एक या दो व्यक्ति क्या थे, एक या दो व्यक्ति ही पर्याप्त थे। यानी अब आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्यों, क्योंकि आपके कंप्यूटर का आकार अब क्या हो गया था, आपके कंप्यूटर का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो गया था। ठीक है। सो अब आपको संचालित करने के लिए एक या दो व्यक्ति ही पर्याप्त थे। अगर बात करें भाषा की, प्रोग्रामिंग भाषा की, तो आपकी जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें मुख्यतः असेंबली लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन, कोबोल और एल्गोल जैसी आपकी जो उच्च स्तरीय प्रारंभिक आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, उच्च स्तरीय भाषाएं थी, इनका प्रयोग किया गया। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि आपकी जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या किया गया, उसमें असेंबली भाषा और साथ ही फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल जैसी आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, आपकी जो प्रारंभिक उच्च स्तरीय भाषाएं थी,
उनका प्रयोग आपकी दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, इसी समय काल में क्या हुआ, 1960 के दशक में ट्रांजिस्टर पर आधारित, क्या है, ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित आपकी प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई। ठीक है, जैसे आप प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपकी जो इंटरनल मेमोरी थी, यानी आपकी जो प्राथमिक मेमोरी थी, उसके लिए आपने किसका यूज किया था, उसके लिए आपने मैग्नेटिक ड्रम यानी चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ कि 1960 के दशक में क्या हुआ, पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित क्या हो गई, आपकी जो प्राथमिक मेमोरी थी वो आपको उपलब्ध हो गई। ठीक है, साथ ही आपकी जो द्वितीयक मेमोरी है, यानी आपकी जो एक्सटर्नल मेमोरी थी, उसके लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग होने लगा। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जिसपे हम परमानेंट क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे आपके वर्तमान में हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी हो गया, सीडी रोम हो गया। जो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उसमें क्या किया गया, उसमें द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप व डिस्क का प्रयोग होने लगा। देखिए, ये आपकी कुछ इस तरह से क्या थे, ये आपकी डिस्क थी और ये आपके क्या थे, ये आपके चुंबकीय टेप्स थे। तो इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, इनका प्रयोग द्वितीयक मेमोरी यानी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। क्लियर हुआ? तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनका प्रयोग भी पहली पीढ़ी की तरह वैज्ञानिक अनुसंधान में किया गया था। ठीक है, साथ ही चूंकि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के क्षेत्र में सुधार हुआ था, इस कारण यहां पर क्या हुआ, यहां पर कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता थी उसमें भी क्या हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। क्लियर है? ये जो आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मैं आपको तब डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। अभी हाल फिलहाल आपको एक फैक्ट याद रखना है कि आपकी जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, आपकी जो दूसरी पीढ़ी थी, उसमें जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया वो था बेसिकली आपका कौन सा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल हैं जो आपको याद रखना है। IBM 70 सीरीज और IBM 1600 सीरीज, ये आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, कुछ एग्जांपल हैं। सो आप कुछ एग्जांपल के नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? सो द्वितीय पीढ़ी क्या थी, ये आपको समझ में आई। देखिए, ये क्या है, ये आपका सेकंड जनरेशन का क्या है, कंप्यूटर, जो आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, जो किस पर आधारित था, जो कि आपके ट्रांजिस्टरों पर आधारित था। सो द्वितीय पीढ़ी क्या होती है, ये आपको क्लियर हुआ। द्वितीय पीढ़ी के बाद अब हम देखते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी को, यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जो आपकी तीसरी पीढ़ी है, उसका जो समय काल है वो है लगभग 1964 से 1975 के आसपास का। देखिए, अभी आपने देखा कि जो आपकी पहली पीढ़ी थी, जो आपकी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, जो आपकी फर्स्ट पीढ़ी थी, उसमें आपने किसका यूज किया, उसमें आपने यूज किया निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब का। ठीक, उसके बाद जो आपका जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, तो उसमें निर्वात नली का स्थान किसने ले लिया, वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टरों ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया। इसके बाद जब आपका तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया, यानी आपकी जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, जो ट्रांजिस्टर थे उनको रिप्लेस कर दिया किसने, आपके आईसी ने, यानी एकीकृत परिपथ। आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसने क्या किया, उसने ट्रांजिस्टरों का स्थान ले लिया। ठीक है, तो जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैसे किस पर आधारित थे, वो आधारित थे आपके आईसी यानी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे, आपके एकीकृत परिपथ पर। अब ये जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसमें बेसिकली हुआ क्या कि जो ट्रांजिस्टर था उनका स्थान किसने ले लिया, उनका स्थान ले लिया एकीकृत परिपथ ने, यानी आईसीज ने। ठीक है, तो ये जो आईसी है, ये आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये होता क्या है, इसका क्या मतलब है।
ठीक है, आईसी को भी वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी अपने वीडियोस में, एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जो आईसी है वो होता क्या एक्चुअली, जो आपका आईसी है वो बेसिकली आपका अर्धचालक पदार्थ का एक छोटा सा आयताकार टुकड़ा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके आईसी की इमेज है, ठीक है, आपकी आईसी इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा अर्धचालक पदार्थ का क्या है, चपटा टुकड़ा होता है, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर और दूसरे अन्य उपकरण जैसे आपके ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर आदि लगे हो सकते हैं। सो हुआ क्या, जब आपने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग करना स्टार्ट किया तो उससे हुआ क्या कि अब आपने एक बहुत छोटे से टुकड़े पे क्या कर दिया, एक बहुत छोटे से टुकड़े पे सैकड़ों हजारों की संख्या में क्या किया, सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टरों को एक साथ एकीकृत यानी उनको इंटीग्रेट कर दिया। सो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से जो आपके कंप्यूटर का आकार था वो क्या हो गया, वो अब काफी ज्यादा छोटा हो गया, उसका लघुकरण संभव हो पाया। क्यों, क्योंकि पहले जहां आप इंडिविजुअल ट्रांजिस्टरों का उपयोग कर रहे थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में को बनाने के लिए, वहीं तीसरी पीढ़ी में आपने क्या किया, तीसरी पीढ़ी में आपने उन ट्रांजिस्टरों को किससे रिप्लेस कर दिया, एकीकृत परिपथ यानी आईसी से रिप्लेस कर दिया। और आईसी में एक छोटी सी जगह पे क्या किया आपने, सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में क्या कर दिया आपने, ट्रांजिस्टरों को लगा दिया। सो आपके चूंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप में आ गए, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपके जो कंप्यूटर का आकार था वो कैसा हो गया, वो आपका काफी छोटा हो गया, यानी इनका जो लघुकरण था वो क्या हो गया, वो संभव हो सका, ठीक है। तो एकीकृत परिपथ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए आईसी एक छोटा सा आयताकार टुकड़ा है जिसमें क्या होता है, जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निहित होते हैं। यानी आपके छोटे से टुकड़े में क्या है, इस छोटे से टुकड़े में आपके सैकड़ों हजारों क्या हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर दूसरे उपकरण लगे हो सकते हैं, ठीक है। सो इनके प्रयोग से, आईसी के प्रयोग से क्या हुआ, कंप्यूटर का जो लघुकरण था वो क्या हो गया, वो आपका संभव हो सकता। क्लियर हुआ, इतनी चीज समझ में आई आपको कि आपकी जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बेसिकली आपके आईसी पर आधारित थे, यानी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। अर्थात तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। और आईसी क्या होती है, आईसी आपका अर्धचालक पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में क्या हो सकते हैं, आपके ट्रांजिस्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हो सकते हैं। अब चूंकि इतनी सी चिप में क्या हुआ, आपके इतने से सर्किट में आपके इतने सारे ट्रांजिस्टर उपकरण आ गए, जिसमें से क्या हुआ, जिस वजह से आपके जो कंप्यूटर था उसका क्या हो गया, उसका लघुकरण संभव हो गया। क्लियर है। इसके अलावा ये जो आपकी आईसी चिप होती है, बेसिकली आपकी इस चिप का जो आपका निर्माण होता है वो आपके अलग अलग स्केल पर किया जाता है। देखिए आपकी जो आईसी चिप होती है, जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसका निर्माण अलग अलग स्केल पर किया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उस आईसी चिप में कितने ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया है। सो जितने ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया है उसके आधार पर आप आईसी चिप की स्केल को अलग भाग, अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी जो सबसे छोटी स्केल है वो कहलाती है आपकी एसएसआई, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। एसएसआई के बाद आपकी जो अगली स्केल आती है वो है आपकी एमएसआई, जिसे बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद आता है आपका एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और एलएसआई के बाद आता है आपका वीएलएसआई, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो ये आपकी स्केल है, अलग अलग स्केल है जिनके आधार पर आईसी का निर्माण किया जाता है। अब जो आपकी आईसी है उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने लगे हुए हैं उसके आधार पर आप क्या करोगे, इन स्केल का विभाजन करोगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके ट्रांजिस्टर में 1 से लेके 10 तक क्या लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ये जो आपकी स्केल है वो कौन सी मानी जाएगी, ये मानी जाएगी आपकी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। ठीक इसी प्रकार अगर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे मान लीजिए सपोज मान लिया हम लोगों ने कि 10 से लेके 500 के बीच लगभग मान लो आपको ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं आपके आईसी चिप में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपकी स्केल है वो कहलाएगी आपकी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
इसके बाद जैसे आप और आगे की स्केल पे बढ़ोगे तो क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी जो संख्या है वो क्या होगी, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। यानी जो आपकी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा उसके आधार पर अगर आपकी चिप बनाई जाएगी तो उसका मतलब है आपकी उस चिप में 500 से लेके 10,000 तक क्या हो सकते हैं, आपके ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आप LSI से भी आगे बढ़ोगे यानी VLSI पे जाओगे तो VLSI का मतलब है कि आपके हो सकता है कि आपके 10,000 से लेके आपके 10 लाख तक क्या लगे हो, 10,000 से लेके आपके 10 लाख तक ट्रांजिस्टर आपकी चिप पर लगे हुए। ठीक है, सो ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर क्या करते हैं, हम स्केल का विभाजन करते हैं। जितनी ज्यादा आपकी ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ेगी आप उतनी हाई स्केल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, SSI में आपके सबसे कम ट्रांजिस्टर उपयोग होंगे, तो वही VLSI डिजाइन में क्या होंगे, आपके 10,000 से लेके 10 लाख ट्रांजिस्टर तक आपकी एक छोटी सी चिप पर क्या हो सकते हैं, उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो उससे होगा क्या बेसिकली, देखिए जैसे जैसे आप हायर स्केल पे जाओगे यानी जैसे जैसे आप SSI से VLSI स्केल पर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपकी चिप का जो इंटीग्रेशन यानी आपकी चिप का जो एकीकरण है वो कैसा होगा, वो उतना सूक्ष्म होगा, वो उतना महीन होगा। क्यों, क्योंकि आपकी चिप का जो आकार है वो तो क्या है, लगभग उतना ही है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, पर आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को क्या कर रहे हो, लगातार बढ़ाते जा रहे हो, यानी ट्रांजिस्टरों की संख्या को आप लगातार बढ़ाते जा रहे हो। सो अगर आप स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन वाली चिप की तुलना किससे करें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली चिप से करें, तो SSI की तुलना में जो आपकी VLSI डिजाइन पर आपकी जो चिप बनेगी इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा फाइन होगा, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, यानी इसका आपका जो एकीकरण कैसा होगा, बहुत ज्यादा महीन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हाई स्केल पे जाते हो वैसे वैसे आपकी चिप का इंटीग्रेशन उतना ज्यादा फाइन या उतना ज्यादा बेहतर होता जाता है। और चिप का इंटीग्रेशन जितना बेहतर होगा, जितना फाइन होगा या जितना सूक्ष्म होगा, वो चिप उतनी ही तीव्र गति से कार्य करेगी, यानी वो चिप उतनी बेहतर तरीके से काम करेगी। ठीक, तो जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें बेसिकली जिस चिप का निर्माण किया गया था वो थी आपकी SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें SSI और MSI पर आधारित चिप का विकास, IC चिप का विकास किया गया था। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए जैसा भी मैंने आपको बताया कि IC के उपयोग से क्या हुआ, IC के उपयोग से जो कंप्यूटर था उसका आकार क्या हो गया, उसका आकार अब और ज्यादा छोटा हो गया, यानी आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से भी ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, साथ ही जो गति थी वो क्या हो गई, वो भी आपकी बढ़ गई, और जो मेमोरी थी उसमें भी वृद्धि हुई, तथा लागत में क्या हुआ, लागत में अब और ज्यादा कमी आ गई। क्यों, क्योंकि अब आप एक छोटी सी चिप पर हजारों लाखों की संख्या में क्या कर सकते थे, हजारों लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टरों को लगा सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो लागत थी उसमें भी क्या आई, उसमें भी कमी आई। साथ ही इनकी जो विश्वसनीयता थी वो भी क्या हो गई, वो भी अब बढ़ गई, यानी इनके जो रिजल्ट थे अब उस पर आप और ज्यादा ट्रस्ट कर सकते थे। देखिए जैसा भी मैंने आपको बताया कि IC के उपयोग से क्या हुआ, कंप्यूटर की गति क्या हुई, तीव्र हो गई। तो तीव्र कैसे हो गई, देखिए हुआ क्या कि जब आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए यानी आपकी जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए, तो इस जनरेशन में जो गणना का समय था वो अब क्या हो गया, वो अब हो गया आपका नैनो सेकंड, यानी अब आप मिली सेकंड से कैसे पहुंच गए, अब आप मिली सेकंड से पहुंच गए नैनो सेकंड में। यानी अब आपका जो कंप्यूटेशन टाइम था वो क्या हो गया, वो आपका पहले की तुलना में काफी कम हो गया। मतलब अब आपका कंप्यूटर पहले की तुलना में काफी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, सो इस वजह से आपका जो कंप्यूटर थे वो क्या हुए, वो पहले की तुलना में क्या हो गए, काफी ज्यादा तीव्र हो गए। क्यों, क्योंकि इनकी जो गणना का समय था वो किसमें मापा जाने लगा, वो मापा जाने लगा वो आपके नैनो सेकंड में। ठीक, तो इस वजह से क्या हुआ, आपकी जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थी उनकी जो कार्य क्षमता थी उसमें क्या आई, उसमें आपकी तेजी आई। क्लियर हुआ, इसके आगे पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें पहली बार क्या हुआ, इनमें पहली बार
इनपुट और आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। यानी वर्तमान में हम जो आपके मॉनिटर और कीबोर्ड देखते हैं, जो यूज करते हैं, उनकी जो स्टार्टिंग थी वो कहां से हुई? वो ही आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से। ठीक है, तो इस पीढ़ी में क्या हुआ? इनपुट और आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी चुंबकीय टेप और डिस्क थी, भंडारण के जो हम यूज करते थे, उसमें भी क्या हुआ? उनकी जो भंडारण क्षमता थी उसमें भी क्या हुई? उसमें भी अब पहले की तुलना में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर आप सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना करें तो अब आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय टेप और डिस्क की जो भंडारण क्षमता थी उसमें वृद्धि हो गई। साथ ही अब अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी का क्या हुआ? इनका उपयोग होना भी स्टार्ट हो गया। यानी आपके जो रैम था, रोम था, ये क्या हुआ? इनका प्रयोग होना अब स्टार्ट हो जाता है। कहां से? आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से। सो रैम के उपयोग के कारण क्या हुआ? रैम के उपयोग के कारण कंप्यूटर की जो गति थी वो क्या हुई? वो आपकी फास्ट हो गई। क्लियर हुआ? देखिए, जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें पहली बार क्या हुआ? कंप्यूटर का व्यावसायिक और जो व्यक्तिगत प्रयोग था वो क्या हुआ? वो भी प्रारंभ हुआ। क्योंकि इससे पहले की पीढ़ी के आपके जो कंप्यूटर थे उनका उपयोग मुख्यतः कहां किया गया था? वैज्ञानिक अनुसंधानों में या सैन्य कार्यों में किया गया था। ठीक है, पर तीसरी पीढ़ी से जो कंप्यूटर थे उसका आपने क्या किया? उसका आपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत प्रयोग करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। ठीक, भाषा की बात की जाए तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया और बेसिकली इनमें पास्कल और जो आपकी बेसिक भाषा थी इसका विकास हुआ। सो इफेक्ट आपको याद रखना है कि उच्च स्तरीय भाषा में पास्कल और बेसिक का क्या हुआ? विकास हुआ। किसमें हुआ? आपके ये हुआ आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बार तीसरी पीढ़ी से ही क्या हुआ? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो बिक्री थी वो अलग अलग क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। ठीक, साथ ही तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था, विकास किया गया था, वो था आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल आपको उतना ये ध्यान रखना है कि इसमें आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक, ये कुछ उदाहरण है आपकी तीसरी पीढ़ी के जो आपको याद रखने हैं, जैसे IBM 360 और VEX 750। ये आपकी तीसरी पीढ़ी के क्या है? कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है जो आपको याद रखने हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये आपका कुछ इस प्रकार का क्या था? तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर दिखाई देता था। ठीक है, और अभी तक आपकी जो कंप्यूटर से यानी आपकी जो पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इन तीनों पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए क्या था? एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी क्या थी? बनी हुई थी। यानी आपको तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी किसी जरूरत पड़ती थी, यहां भी आपको एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, जो कि आपकी चौथी पीढ़ी से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। ठीक, तो ये क्लियर होगा आपको आपकी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन है यानी इसकी जो चौथी पीढ़ी है उसका जो समय काल है वो है 1975 में, यानी 1975 से 1989 के बीच का। देखिए, जो आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है ये बेसिकली आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के ही एक्सटेंशन है। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे? वो आधारित थे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर, एकीकृत परिपथ पर। और जो आपकी आईसी चिप है उसका निर्माण अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्केल पर क्या है, इस आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, जैसे SSI, MSI, ठीक है, और VLSI। ठीक है, इसके आगे भी होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपका जो आईसी चिप है उसका निर्माण अलग स्केल पर किया जाता है, और जैसे जैसे आप स्केल में बढ़ते जाते हो यानी हाई स्केल में पहुंचते हो, वैसे वैसे आपकी चिप में जो ट्रांजिस्टरों की संख्या है वो आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, सो जब आपकी आईसी का निर्माण VLSI डिजाइन यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आधार पर किया जाता है, तो उस केस में आपकी जो आईसी चिप है ये कहलाने लगती है माइक्रोचिप। इसको क्या कहा जाने लगता है? इसको कहा जाने लगता है माइक्रोचिप। यानी आपकी जो आईसी चिप है जैसे ही वो उसका निर्माण VLSI डिजाइन के आधार पर किया जाएगा तो वो आपकी आईसी चिप क्या कहलाने लगेगी? वो कहलाने लगेगी माइक्रोचिप। ठीक,
और इसी माइक्रो चिप को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, इसी को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। सो जो आपकी चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या किया गया, उनमें बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनका क्या किया गया, इनका प्रयोग आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि आपके जो वीएलएसआई डिजाइन के आधार पर आपकी जो चिप का निर्माण किया जाता है, तो इन चिपों में या इन परिपथों के जो 1 इंच के चौथाई भाग में भी क्या होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। ठीक है, और इन परिपथों को इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है माइक्रो चिप, इन्हीं को बोला जाता है माइक्रो चिप। ठीक, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो आपकी माइक्रो चिप है इसी को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, सो आपका जो दुनिया का पहला माइक्रो चिप था उसका निर्माण हुआ 1970 में इंटेल नामक कंपनी के द्वारा। ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1970 में एक माइक्रो चिप बनाई जिसका नाम था इंटेल 4004। और इस छोटे से चिप को क्या बोला गया, इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाया, ये आपका कहलाया माइक्रो प्रोसेसर जो हम वर्तमान में यूज करते हैं। ठीक, सो माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जिनका हम वर्तमान में क्या करते हैं, जिनका हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं। आप वर्तमान में जिन कंप्यूटर का प्रयोग करते हो वो सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के ही क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सो आपकी माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर से युक्त आपके जो कंप्यूटर है ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब हुआ क्या कि जैसे आपने माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर के निर्माण में, तो उससे क्या हुआ, इससे आपके कंप्यूटर का जो आकार था वो क्या हो गया, अब काफी ज्यादा छोटा हो गया, यानी बहुत छोटा हो गया। इतना छोटा हो गया कि अब आप अपने कंप्यूटर को एक छोटी सी टेबल पर भी रख सकते थे। जैसे वर्तमान में आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो हुआ क्या, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से क्या हुआ, जो आपकी ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका आकार कैसा हो गया, इनका आकार अत्यधिक छोटा हो गया। ठीक है, तथा इन कंप्यूटरों को अब एक टेबल पर भी रखना क्या हो गया, संभव हो गया, जो कि पहले की पीढ़ियों के कंप्यूटर में संभव नहीं था। ठीक, साथ ही माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो कार्य करने की क्षमता है और जो मेमोरी थी उसमें क्या हुआ, उसमें भी काफी वृद्धि हो गई। साथ ही इसकी जो विश्वसनीयता थी वो भी क्या हुई, वो भी अब पहले की तुलना में क्या हुई, काफी ज्यादा बढ़ गई। क्यों, क्योंकि अब आप एक छोटी सी चिप पर क्या कर रहे थे, आप एक छोटी सी चिप पर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टरों को लगा रहे थे। यानी अब आपका जो चिप का इंटीग्रेशन था वो कैसा हो चुका था, वो आपका बहुत ज्यादा सूक्ष्म यानी बहुत ज्यादा फाइन हो चुका था। सो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आपकी चिप का इंटीग्रेशन फाइन होता जाएगा यानी सूक्ष्म इंटीग्रेशन होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी चिप की जो कार्य करने की क्षमता होगी, जो स्पीड होगी, कैसी होगी, वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनकी जो कार्य करने की क्षमता थी वो कैसी थी, वो काफी ज्यादा थी। साथ ही इनकी मेमोरी में भी क्या थी, काफी ज्यादा पहले की तुलना में वृद्धि। ठीक, देखिए आकार के आधार पर आप कंप्यूटरों को क्या करते हो, जो माइक्रो कंप्यूटर को अलग अलग क्या करते हैं, नामों में वर्गीकृत करते हो। ठीक है, जैसे आपका देखिए आकार के आधार पर आप इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को किस पे करते हो, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या करते हो, इनमें वर्गीकृत करते हो। ठीक, कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको इन सभी कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में बताया था। सो बेसिकली कंप्यूटर का ये जो वर्गीकरण है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, इसके अंदर आते हैं आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, आपका मिनी कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर हो गया, तरह सुपर कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर का ये जो वर्गीकरण है इसकी स्टार्टिंग होती है आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार क्या हुआ, आकार के आधार पर क्या किया गया, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को अलग अलग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आपके मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर वर्गीकृत किया गया। ठीक, आपके जो कंप्यूटर का गणना समय था वो अब हो गया आपका किसमें, वो हो गया वो आपके पिको सेकंड। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो स्पीड थी वो कैसे हो जाएगी, वो स्पीड अब
और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो कंप्यूटेशनल टाइम था वो क्या हो गया, वो अब आपका और कम हो गया। यानी अब कंप्यूटर बहुत जल्दी क्या कर सकता था, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो कंप्यूटर था वो क्या हो गया, वो आपका बहुत ज्यादा, उसकी जो कार्य क्षमता थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो गणना का समय था वो किसमें होने गया, वो आपका पिको सेकंड में नापा जाने लगा। ठीक, इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग था वो भी क्या हो गया, वो भी अब आपकी चौथी पीढ़ी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग के कारण क्या हुआ, मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का उपयोग क्या हुआ, एक साथ कई कार्यों में किया जाने लगा। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे वर्तमान में आप अपने सिस्टम पर क्या करते हो, एक साथ बहुत सारी विंडो खोल लेते हो। जैसे एक विंडो में आपका गाना चल रहा है, दूसरी विंडो पे आपका पावर पॉइंट का विंडो खुली हुई है, तीसरी विंडो में कुछ आपका कुछ दूसरा एक्सेल की फाइल खुली हुई है। यानी अब आप एक साथ कई सारी विंडो को खोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी कहलाती है मल्टीटास्किंग। तो जो मल्टीटास्किंग थी इसकी शुरुआत भी कहां से मानी जाती है, इसकी शुरुआत भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से, यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक, सो मल्टीटास्किंग की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आप कंप्यूटर का उपयोग आप एक साथ कई कार्यों में कर सकते थे। यानी आप एक साथ कई सारे कार्यों को एक साथ काम उस पर कर सकते थे। ठीक है, साथ ही आपके जो उच्च गति वाले नेटवर्क है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, इन नेटवर्क का विकास भी क्या हुआ, इसी समय काल में हुआ था। ठीक है, यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जब विकास हो रहा था उसी समय आपके इन उच्च गति वाले नेटवर्कों का भी क्या हुआ, इनका भी विकास हुआ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या हुआ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों से ही आपकी जो समानांतर कंप्यूटिंग है, यानी आपका जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, उसका भी क्या हुआ, उसका भी प्रचलन आरंभ हुआ। ठीक, साथ ही आपका जो मल्टीमीडिया है, यानी आप जो वीडियो ऑडियो वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं, इनका प्रचलन भी कहां से स्टार्ट होता है, इनका प्रचलन भी आपके चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से स्टार्ट होता है। ठीक, समानांतर कंप्यूटिंग क्या है, यानी आपका जो पैरेलल प्रोसेसिंग, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए जब आपका कंप्यूटर किसी समस्या को सॉल्व करते समय उसके सभी भागों पर, उसके सभी छोटे छोटे भागों पर एक साथ कार्य करे, तो वो आपका कहलाता है समानांतर कंप्यूटिंग, जिसे बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक, बाकी कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत मैंने समानांतर कंप्यूटिंग को, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो वहां पे जाकर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो आपकी जो पैरेलल प्रोसेसिंग थी, आपका जो मल्टीमीडिया था, इसका प्रचलन भी कहां से स्टार्ट होता है, इसका प्रचलन भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से स्टार्ट होता है। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ क्या, अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आपकी जो अर्धचालक मेमोरी थी, यानी जो आपकी तीसरी पीढ़ी से जो आपके जो रैम रोम का स्टार्ट हुआ था, उसका क्या हुआ, उसका अब उपयोग क्या हो गया, अत्यधिक उपयोग होने लगा। ठीक है, साथ ही आपकी रैम की क्षमता में भी क्या हो गई, रैम की क्षमता में भी वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो चिप थी वो किस पर डिजाइन की जा रही थी, अब आपकी जो रैम चिप थी वो भी VLSI डिजाइन के पर क्या थी, उसका डिजाइन किया जा रहा था। यानी एक साथ लाखों की संख्या में क्या थे, आपके उपकरण लगे हुए थे। तो जिस वजह से रैम की क्षमता में भी क्या हुई, इसकी क्षमता में भी वृद्धि हो गई। और रैम अगर आपका फास्ट है तो इसका मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो भी कैसा हो गया, वो भी आपका बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो कंप्यूटर का कार्य था वो क्या होने लगा, वो अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के समय क्या हुआ, MS DOS और MS विंडो, इन ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। साथ ही उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में सी भाषा का प्रयोग हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोग्रामिंग थी उसका क्या हो गया, उसका सरलीकरण हो गया। यानी अब आप प्रोग्रामिंग को आसानी से कर सकते थे या उसको समझ सकते थे। क्लियर है, ये आपका क्या है, ये आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके, ये आपकी माइक्रोचिप है, जिनको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, जो कि आपकी चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग में लाई गई। क्लियर हुआ, सो चौथी पीढ़ी क्या है, इसकी क्या विशेषता थी, आपको समझ में आई। देखिए इसके बाद अब आती है आपकी सबसे अंतिम पीढ़ी, यानी पंचम पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, जिसका समय काल 1989 से लेकर वर्तमान तक क्या है, यानी अभी चालू है। बेसिकली आपकी जो पांचवी पीढ़ी है, इसमें अभी हम जो जिन कंप्यूटरों का या जिन डिवाइसेस का उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही भविष्य में हम जिन कंप्यूटरों का उपयोग करेंगे, वे आपके किसमें आते हैं, वे आपके पंचम यानी पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
ठीक है। जो आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, बेसिकली इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आपकी जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये क्या है, अभी भी आपके क्या है, ये विकास की अवस्था में, यानी इनका अभी भी क्या है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। हम इसका अभी वर्तमान उपयोग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ इसका आगे के लिए क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट भी लगातार चल रहा है। सो आपकी जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, बेसिकली इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका प्रयोग काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। बेसिकली 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हम ऐसे कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो कैसे हो, जो आपके बुद्धिमान हो। कैसे हो, जो आपके बुद्धिमान हो। इसलिए हम इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके क्या है, इसको बुद्धिमान बनाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बुद्धिमान मशीन का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट मशीन का मतलब, इंटेलिजेंट मशीन मतलब ऐसी मशीन जो खुद से चीजों को सोच सके, समझ सके, मानव की तरह तर्क कर सके और किसी भी स्थिति में खुद से विश्लेषण करके कोई निर्णय ले सके। ठीक है, सो एक तरह से बोल सकते हैं कि मानव की तरह सोचने समझने की जो क्षमता है, वो क्षमता आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में अब डाली जा रही है और ये इसी को बोला जाता है कि आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अब आप मशीन को, कंप्यूटर को कैसा बना रहे हो, आप मशीन को बुद्धिमान बना रहे हो। जैसे आप वर्तमान में आईफोन यूज करते हो, तो आईफोन में आपका एक ऐप, आपका एक फीचर है जिसका नाम है श्री। आप श्री बोलते हो, हे श्री बोलते हो, उससे आपका क्या है, आपको जो भी किसी को भी आपको कॉल लगाना हो या जो भी आपको ऐप खोलना हो, आप बोलते हो ओपन दैट ऐप या कॉल समबडी, तो उससे क्या होता है, उससे उस व्यक्ति को कॉल लग जाता है। तो ये जो आपका सिरी है, ये जो आपका सिरी है, ये भी किसका एग्जांपल है, ये बेसिकली आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है। हालांकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आपका जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी जो आपके कुछ सीमित कार्य कर सकते हैं, उसका उदाहरण है। परंतु जैसा भी मैंने आपको बताया कि आपकी इस पीढ़ी के कंप्यूटर पर लगातार विकास चल रहा है, तो भविष्य में आपको ऐसे मशीन्स भी देखने को मिलेंगे, ऐसे कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, ऐसे रोबोट्स देखने को मिलेंगे जो क्या है, जो पूरी तरह से मानव की तरह क्या कर पाएंगे, सोच समझ पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे और कार्य कर पाएंगे, यानी उनको निर्देश देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, सो जो आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, इनमें क्या किया जा रहा है, इन कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इनको बुद्धिमान बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे खुद से सोच समझ सकें और निर्णय ले सकें किसी भी आपातकालीन स्थिति है। ठीक, आपकी जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, इनमें जो आपकी चिप है, उसको आप VLSI के स्थान पर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का क्या है, इसके आधार पर इस चिप का निर्माण किया जाएगा। यानी अब आपकी ऐसी चिप का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 10 लाख से ऊपर क्या किए जा रहे हैं, ट्रांजिस्टरों को एक छोटे से आयताकार टुकड़े में इंटीग्रेट यानी एकीकृत किया जा रहा है। ठीक है, यानी आपकी अब जो चिप बनेगी वो क्या होगी, वो आपकी 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर से भी ज्यादा क्या है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा फाइन क्या हो जाएगा, अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप VLSI से भी आगे की स्केल यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आधार पर क्या कर रहे हो, चिप का प्रयोग करके क्या कर रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर को तैयार कर रहे हो। सो उससे होगा क्या, जब आप कंप्यूटर की चिप को ULSI डिजाइन के आधार पर इसका निर्माण करोगे, तो उससे होगा क्या, इससे ये जो आपके कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी के, ये वर्तमान के कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय और जटिल तथा विषम परिस्थितियों में भी क्या है, कार्य करने में सक्षम होंगे। क्या मतलब हुआ कि जब आप माइक्रो प्रोसेसर का, चिप का निर्माण किसके आधार पर करोगे, ULSI डिजाइन के आधार पर करोगे, तो उससे हुआ क्या, अब आपकी चिप में VLSI डिजाइन की तुलना में भी क्या है, और भी ज्यादा ट्रांजिस्टरों का क्या हो जाएगा, समावेश हो जाएगा, जिस वजह से आपके जो कंप्यूटर उनकी स्पीड कैसे हो जाएगी, अब उनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही उनकी जो रिलायबिलिटी यानी उनकी विश्वसनीयता है वो भी कैसे हो जाएगी, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही जटिल और जो आपकी विषम परिस्थितियां हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ जाए, कहीं आग लग जाए, तो आपकी ऐसी मशीन बन पाएंगी जो ऐसी परिस्थितियों में भी क्या कर पाए, ऐसी परिस्थितियों में भी खुद से परिस्थिति का विश्लेषण करके अपने स्वयं का निर्णय ले पाए। ठीक है, तो भविष्य में आपकी ऐसी क्या होंगी, ऐसी मशीन भी आपकी तैयार होंगी। ठीक, इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर हैं, इनमें जो प्रोग्रामिंग की विधियां होंगी वो क्या होंगी, ये और सरल हो जाएंगी। ठीक है, यानी इनमें प्रोग्रामिंग के जो मेथड्स होंगे वो आपके और ज्यादा आसान हो गए, आपकी प्रोग्रामिंग और ज्यादा आसान होगी, और आपकी जो मशीन्स हैं ये क्या होंगी, ये मानवीय भाषा तथा व्यवहार को भी समझने लगेंगे। यानी हमारी भाषाओं को डायरेक्ट क्या होगा, कंप्यूटर
समझ जाएगा, यानी हम जो बोलेंगे उसको डायरेक्ट वो समझ जाएगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, हम बोलते हैं हे सिरी कॉल XYZ, तो क्या होता है, उस व्यक्ति को कॉल लग जाती है। तो इसका मतलब आपका जो आईफोन है वो क्या कर रहा है, वो आपकी लैंग्वेज को समझ रहा है, आपकी भाषा को समझ रहा है, ठीक, हालांकि सीमित तौर पर समझ पा रहा है पर फिर भी वो समझ रहा है, ठीक है। सो आपकी जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है वो कैसे होंगे, ये मानवीय भाषा और व्यवहार को भी क्या करेंगे, समझने लगेंगे। इससे होगा क्या, इससे इनपुट और कमांड दोनों के लिए क्या होगी, और ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब कंप्यूटर डायरेक्ट आपकी भाषा को समझेगा, आप जो बोलोगे उस सीधे वो काम करेगा, तो उससे कंप्यूटर को निर्देश देना यानी कमांड देना क्या होगा, और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी पहली पीढ़ी, जो आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, इनमें भंडारण के लिए भी नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क, इसका एक एग्जांपल है ब्लू रे डिस्क। इसका विकास 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय काल है, यानी 1989 से लेकर अभी वर्तमान तक आपका क्या है, जो समय चल रहा है, तो इसी समय काल में क्या हुआ, इसी समय काल में आपके इंटरनेट या और आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब था, यानी आपका जो www था, इसका विकास भी क्या हुआ, इसका विकास भी इसी समय काल में किया गया। क्लियर है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि नेटवर्किंग क्षेत्र में क्या हुआ, इसी समय काल में इंटरनेट www यानी वेब का क्या किया गया, इनका विकास किया गया, ठीक। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता और है कि अब वर्तमान में आपको मल्टी कोर प्रोसेसर क्या है, मल्टी कोर प्रोसेसर अवेलेबल मार्केट में किए जा रहे हैं। मल्टी कोर का मतलब है, इसको एक आसान भाषा में बोले कि 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर को आपने क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जब आपके 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर को आप एक साथ जोड़ोगे और साथ ही आपकी क्या होगी, आपकी जो पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, तो इसके कारण क्या होगा, कंप्यूटर की जो गति होगी वो क्या होगी, वो अत्यंत तीव्र हो जाएगी, है ना। आपका जो कंप्यूटर होगा, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होगा, कैसा होगा, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप एक साथ 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, यानी आप मल्टी कोर प्रोसेसर बना रहे हो, जैसे क्वाड कोर, हेक्टा कोर, ऑक्टा कोर। तो आपके जो मल्टी कोर प्रोसेसर आएंगे, तो इनकी वजह से होगा क्या, इनकी वजह से आपके प्रोसेसर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर का क्या है, एक भविष्य का एग्जांपल है कि भविष्य में आपका यूएलएसआई डिजाइन पर आधारित क्या होगी, आपकी चिप का निर्माण किया जाएगा आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्लियर हुआ। तो ये थी आपकी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। सो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।